नमस्कार, मैं श्रीमती कविता राय, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय महापुरा में कार्यरत हूँ। आइए आज हम कक्षा 11 के सामान्य विज्ञान के पाठ पारिस्थितिकी तंत्र के अध्याय 18 के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 3 चक्रों के बारे में अध्ययन किया, कार्बन चक्र, जल चक्र 2 का अध्ययन किया। अब हम तीसरे चक्र पर आते हैं जो कि हमारे जैव भू रासायनिक चक्रों में से एक है। ये है नाइट्रोजन चक्र। हमारे सामने नाइट्रोजन चक्र का चित्र है। वातावरण में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो कि मटर कुल के पौधों में विशेष रूप से पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टर वगैरह, ये जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं कुछ नील हरित शैवाल भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जब इन नील हरित शैवालों का जंतुओं द्वारा उपभोग किया जाता है और तो ये नाइट्रोजन जंतुओं के अंदर आती है। जंतुओं के मरने पर इनके सड़ने से और इनके जो अपशिष्ट हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और अमीनो अम्ल यूरिया और यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनीकारी जीवाणु इस अमीनो अम्ल यूरिया और यूरिक अम्ल को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जो कि नाइट्राइट जीवाणुओं के द्वारा नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट जीवाणुओं के द्वारा वापस से नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। पादपों द्वारा इस नाइट्रेट का स्वांगीकरण होता है और ये पादप प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है। पादप प्रोटीन जंतुओं के द्वारा खा लिया जाता है या उनके भोजन के रूप में लिया जाता है। इन्हीं जंतुओं का जब मृत्यु होती है तो ये सड़ते हैं और इनका अपशिष्ट जो है वो वापस से अमीनो अम्ल यूरिया और यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से जो नाइट्रेट हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु अपघटन करके और वापस से नाइट्रोजन को वातावरण के अंदर मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन का चक्र जो है चलता रहता है। हम इसका वापस से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे कि नाइट्रोजन एक ऐसी निष्क्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पादप भूमि से नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में जल तथा अन्य खनिज लवणों के साथ जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन विभिन्न जैविक व जैविक क्रियाओं द्वारा इनके यौगिकों जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स आदि के रूप में परिवर्तित होती है। पादप इन यौगिकों को उर्वरक के रूप में भी उपयोग लेते हैं। हमने पहले भी जाना कि कुछ मटरकुलीय पादप की मूल ग्रंथियों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ये राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर करके उसके यौगिकों में बदल देते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु अपघटन करते हैं। ये नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अमोनिया में बदल देते हैं। अमोनिया को नाइट्रीकारी जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। पौधे नाइट्रोजन को इसी रूप में अवशोषित भी करते हैं। वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन कुछ मात्रा में घर्षण के द्वारा विद्युत जब बिजली चमकती है तो उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में सहयोग करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ में भूमि को प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में भेजने का काम करते हैं हमारे विनाइट्रीकारी जीवाणु। ये जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़ करके वापस से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इनके उदाहरण हैं माइक्रोमोनास, सूडोमोनास, डीनाइट्रीफाइंग इत्यादि। आइए अब हम पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हैं। हमारे जैव मंडल में जो प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र हैं वे है अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हमारे अलवणीय जल या तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटक होते हैं। जो सबसे पहला घटक है वो है अजैविक पदार्थ एवं ऊर्जा का। अलवणीय जल या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। खनिज पदार्थों तथा विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तालाब के जल में घुलित अवस्था में होती है। कुछ अजैविक पदार्थ जो हैं वो भी जल के धरातल पर ही मिलते हैं। ये तो हो गया हमारे
तालाब पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक पदार्थ, यानी कि जिसके अंदर जीव नहीं है। ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें तालाब के जल में घुली होती हैं और अजैविक पदार्थ जल के अंदर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम इसके जैविक घटक पे। जैविक घटक में जो सबसे पहले आते हैं वो हैं उत्पादक। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र के अंदर शैवाल अनेक प्रकार से जल पर तैरने वाले, जल निमग्न और जल के किनारे पर उगे हुए पादप जो हैं वो इस तंत्र के जैविक घटक के रूप में होते हैं। प्रथम उपभोक्ता के रूप में छोटे छोटे जलीय कीटों के लार्वा, एनेलिड्स और कुछ मोलस्का होते हैं। ये शैवालों को अपना भोजन बनाते हैं, अतः ये प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। इन प्रथम उपभोक्ता का भोजन करते हैं कुछ कीट और मांसाहारी, जो कि इसके द्वितीय उपभोक्ता बनते हैं। तृतीय उपभोक्ता होते हैं कुछ मांसाहारी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो आपने देखी हैं, तृतीय उपभोक्ता होती हैं। और एक जो पांचवा घटक है वो है अपघटक। अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। ये जीव जो हैं ये तालाब के अंदर जो भी जीव मर जाते हैं उनके मृत शरीरों के, उनके अवशेषों का अपघटन करते हैं। ये अपघटित सरल पदार्थ पुनः जल में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए होते हैं सूक्ष्म जीव या जीवाणु। अब हम अन्य तंत्र पर आते हैं जो है वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसका अजैविक घटक जो है उसमें विभिन्न प्रकार के वायुमंडल तथा मृदा में मिलते हैं। उत्पादक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग कर भोजन बनाते हैं। इसी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो श्वसन के काम आती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य अजैविक घटक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अब आते हैं हम वन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर। जैविक घटक में सबसे पहले आते हैं उत्पादक। यहाँ हरे पादप जो कि वृक्ष, झाड़ी, शाख आदि के रूप में वनों में पाए जाते हैं, ये पादप वन पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक होते हैं। ये पादप सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा के रूप में उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं तथा उसका संचय भी करते हैं। फिर हम आते हैं प्रथम उपभोक्ता पर। प्रथम उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव। हम सभी जानते हैं कि वनों के अंदर अनेक प्रकार के शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, जैसे खरगोश, बंदर, लंगूर, हिरण, गिलहरी वगैरह। ये सब प्रथम उपभोक्ता हैं क्योंकि ये हरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता वह हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे भेड़िया, तेंदुए, बिल्लियाँ, सांप, बाज, चील इत्यादि। इसके पश्चात तृतीय उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो संख्या में कम होते हैं और सामान्य रूप से ये किसी और का भोजन नहीं बनते हैं, जैसे शेर, चीता, अजगर इत्यादि। अब है अपघटक। ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। मृत जीवों का अपघटन कर उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ पुनः मिट्टी में मिलकर पादपों की जड़ों को द्वारा प्रमुख खनिज लवणों के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कितने प्रकार के पोषक स्तर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, उनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता। इन्हीं को ही हम पोषक स्तरों के रूप में भी दर्शाते हैं। प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर। पारिस्थितिक तंत्र पढ़ते वक्त पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप, इनका एक विशेष महत्व होता है। पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं: ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक पोषक स्तर या ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में एक निश्चित क्रम में प्रवाह होता है, लेकिन प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर निश्चित रूप से ऊर्जा कम होती जाती है। जब ऊर्जा
एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा के अंदर कमी आती है। किसी भी स्तर पर संचित ऊर्जा का लगभग 10% भाग जब दूसरे स्तर पर जाता है तो जीव भार के रूप में रूपांतरित होता है। अतः उत्पादकों को ऊर्जा सबसे अधिक मिलती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और उच्चतम उपभोक्ता को क्रमशः ये ऊर्जा कम होती जाती है। अतः इनके द्वारा बना हुआ खाद्य पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऐसे हम कहेंगे कि खाद्य पिरामिड जो है वो सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादक में पाई जाती है, फिर उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीय उपभोक्ता में और तृतीय उपभोक्ता में। तो अधिकतम ऊर्जा होती है सबसे पहले यानी कि उत्पादक स्तर पे, और सबसे कम होती है तृतीयक उपभोक्ता में। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब आते हैं हम जीव संख्या का पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से उच्चतम उपभोक्ता तक प्रत्येक स्तर में जीवों की संख्या क्रमशः कम होती रहती है। अतः इन स्तरों के द्वारा जो पिरामिड जीवों की संख्या का बनेगा उसमें उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या, फिर द्वितीय उपभोक्ता की संख्या और फिर तृतीय उपभोक्ता की संख्या। तो क्योंकि उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है इसलिए जीव संख्या का पिरामिड भी सामान्यतः सीधा ही होता है। अब आते हैं हम जीव भार का पिरामिड। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार जीव भार कहलाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में उपस्थित जीवों के जीव भार की गणना की जाए तो सामान्यतः उत्पादक स्तर का जीव भार सबसे अधिक होता है और उच्चतम उपभोक्ता का जीव भार सबसे कम होता है। अतः ये पिरामिड भी सीधा होता है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का आप ध्यान देंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य पिरामिड जीव संख्या के आधार पर उल्टा होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड प्रायः उल्टा होता है, क्योंकि इसमें उत्पादकों एवं शैवालों डायटम्स का जीव भार कम होता है। यहाँ देखें कि वृक्ष का जीव संख्या का, किसी भी वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का अगर हम जीव संख्या का पिरामिड देखते हैं तो वो उल्टा होता है, क्योंकि वृक्ष संख्या में कम होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उससे अधिक, द्वितीय उससे अधिक और तृतीय उपभोक्ता उससे अधिक हो सकते हैं। इसलिए जीव संख्या का पिरामिड वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो सकता है। उसी तरह से जीव भार का पिरामिड जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी उल्टा होता है।